नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। अगला टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट के बाद अब की बार पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो है मैग्नीज का महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका फार्मूला होता है KMnO4। आगे नंबर में हेडिंग दिया गया है बनाने की विधि, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसको पाइरोलुसाइट द्वारा, पाइरोलुसाइट फार्मूला होता है MnO2, पाइरोलुसाइट के द्वारा इसको बनाया जाता है। पाइरोलुसाइट जो है मैग्नीज का एक अयस्क है और इस मैग्नीज के अयस्क पाइरोलुसाइट MnO2 फार्मूला होता है। इसके द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण किया जाता है। 2 चरणों में काम होती है, तो लिखना है, इसमें लिखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम परमैंगनेट को पाइरोलुसाइट ब्रैकेट में ये फार्मूला, पाइरोलुसाइट ब्रैकेट में ये फार्मूला द्वारा अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में संपादित होती है। निम्न चरणों में संपादित होती है के बाद इस तरह से चिन्ह देना है, इस तरह से संपादित होती है। देखिएगा, जैसा कि अभी हम लोग लिखे कि मतलब निम्न चरणों में संपादित होता है बनाने की इसका विधि। तो सबसे पहले का स्टेप लिखा गया यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे है और एक स्टेप यहाँ पे। 2 स्टेपों में काम किया जाता है, मतलब 2 चरणों में काम किया जाता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि MnO2 के द्वारा बनाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो लिखा गया कि MnO2 को वायु के उपस्थिति में KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। मतलब डायरेक्ट पोटेशियम परमैंगनेट नहीं प्राप्त होता है, पहले पोटेशियम मैग्नेट बनता है और फिर उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। तो यहाँ पे MnO2 यानी कि पाइरोलुसाइट, इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसकी अभिक्रिया ना वायु के उपस्थिति में कराना है KOH के साथ। जैसा कि यहाँ पे MnO2 की अभिक्रिया KOH के साथ O2 मतलब ऑक्सीजन यानी कि वायु के उपस्थिति में कराया गया है। तो कराने के फलस्वरूप बोला गया है कि पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है जिसका फार्मूला होता है K2MnO4। तो यहाँ पे जैसे ही इसकी अभिक्रिया कराई गई पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हुआ और यहाँ पे जल भी प्राप्त हुआ। समीकरण को यदि हम लोग संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने के लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम की संख्या 2 गो है, तो हैजा 2 से गुना कर देंगे, पोटेशियम 2 गो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैग्नीज 1, तो मैग्नीज यहाँ भी 1, ऑक्सीजन टोटल हो गया 2 गो और 2 गो 4 गो और 2 गो 6 गो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2 गो। तो इसको संतुलित करने के लिए अब तो ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 रखना ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, 4। यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 2। तो जैसे ही यहाँ पे 2 किए, अब ये बराबर हुआ
पोटेशियम, तो पोटेशियम बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 गो हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे दो गो है, तो 2 से यहाँ पे गुना करेंगे, हाइड्रोजन वहाँ भी बराबर हो जाएगा। इसके बाद मैग्नीज बराबर करने के लिए मैग्नीज यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 1 गो, तो 2 से गुना करेंगे, मैग्नीज बराबर हो जाएगा। इसके बाद अब मिला लेते हैं, मैग्नीज बराबर हो गया, पोटेशियम बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन 2 दूनी 4 गो यहाँ पे और 4 गो यहाँ पे 8 गो और 2 गो यहाँ पे 10 गो। इधर देखिए 4 दूनी 8 गो और 2 गो यहाँ पे 10 गो, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। तो सबसे पहले पाइरोलुसाइड को वायु की उपस्थिति में KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। अब ये जो दूसरा का स्टेप में अब काम क्या करेंगे कि ये जो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हुआ इसका ऑक्सीकरण कराएंगे और ऑक्सीकरण कराएंगे तो पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रकार प्राप्त, मतलब इस तरह से जो MnO2 जो K2MnO4 प्राप्त हुआ, पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हुआ है, इसका ऑक्सीकरण कराने पर पोटेशियम परमैग्नेट यानी कि KMnO4 प्राप्त होता है। तो ऑक्सीकरण कराएंगे, लेकिन ऑक्सीकरण किसके साथ कराना है ये बात लिखा गया फिर नीचे वाला लाइन में कि यह ऑक्सीकरण, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे वह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया या तो Cl2 के साथ कराएंगे या O3 मतलब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, या ऑक्सीजन नहीं ओजोन, O3 मतलब ओजोन, या CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे। तो इन तीनों में से किसी एक के साथ यदि अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो अभिक्रिया कराने के बाद ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से यदि समीकरण को संतुलित करना हो तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन 2 गो है, तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा। जैसे ही वहाँ पे 2 से गुना किया गया, पोटेशियम हो गया 2 गो उधर, 1 गो इधर, 3 गो, तो यहाँ पे फिर 2 से गुना करना पड़ेगा पोटेशियम को बराबर करने के लिए, और पोटेशियम को बराबर करने के लिए यहाँ पे गुना किया गया तो पोटेशियम 4 गो हुआ, तो इधर 2 से गुना करेंगे, इधर भी पोटेशियम 4 गो हो जाएगा। मैग्नीज इधर 2 गो, तो मैग्नीज भी 2 गो, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 गो, तो ऑक्सीजन भी 4 दूनी 8 गो। तो इस तरह से यहाँ पे प्राप्त होता है पोटेशियम परमैग्नेट, यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पाइरोलुसाइड की अभिक्रिया KOH के साथ हवा की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। और इस प्रकार प्राप्त पोटेशियम मैग्नेट की अभिक्रिया या ऑक्सीकरण क्लोरीन के साथ, ओजोन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किसी एक के साथ कराने के फलस्वरूप पोटेशियम परमैग्नेट प्राप्त होता है। यह है भौतिक गुण। A नंबर में हम लोग बनाने की विधि पढ़े थे, B नंबर में भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में लिखिएगा सबसे पहले, उसके बाद समझेंगे। लिखिए, यह गहरे बैगनी रंग का, यह गहरे बैगनी रंग का, यह गहरे बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसमें धात्विक चमक, इसमें धात्विक चमक, इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। इसका गलनांक, इसका गलनांक 523 केल्विन होता है, 523 केल्विन होता है। तथा यह जल में घुलनशील होता है, तथा यह जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और समझिएगा इसको। तो इसमें लिखा गया कि यह जो होता है पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है बैगनी कलर का होता है, गहरा मतलब ज़्यादा बैगनी कलर का, डीप गहरा बैगनी कलर का होता है। और इसके बारे में ये बताया गया कि इसमें धात्विक चमक होता है, मतलब धातु में जो चमक होती है, धातु जैसे चमकता है उस तरह से ये भी चमकता है। और इसका
और इसका गलनांक जो है वह 523 केल्विन है, मतलब यह ठोस के रूप में होता है और 523 केल्विन ताप पर गलने लगता है। और फिर लास्ट में यह बात लिखा गया कि यह जल में घुलनशील होता है। तो बस इतना ही था भौतिक गुण। अब भौतिक गुण के बाद अगला टाइप होगा सी नंबर, रासायनिक गुण। सी नंबर में लिखा गया, हेडिंग दिया गया है KMnO4 के रासायनिक गुण, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ताप का प्रभाव, मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है जब पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म किया जाता है, मतलब जब उसको ताप दिया जाता है तो क्या होता है। तो देखिएगा, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो है जब इसको गर्म किया जाता है 513 केल्विन पर, 513 केल्विन पर जब इसको गर्म किया जाता है तो यह विघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और टूट करके यह जो है पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, पाइरोलुसाइड यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, पाइरोलुसाइड यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है 513 केल्विन ताप पर यदि गर्म किया जाता है तो यह पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिसको पाइरोलुसाइड भी कहते हैं, दो भागों में अपघटित हो जाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इसको यदि संतुलित करना हम लोग चाहें तो संतुलित कर सकते हैं। देखिएगा, संतुलित करने के लिए यहाँ पे मैग्नीज 1 और 1 2 गो, तो यहाँ पे 2 से यदि गुना कर देंगे तो मैग्नीज बराबर हो जाएगा। और मैग्नीज जैसे ही बराबर हुआ पोटेशियम भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन की यदि बात करें तो ऑक्सीजन हो गया 4 दूनी 8 गो, 4 गो ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो समीकरण संतुलित हो गया। तो हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, उसके बाद समीकरण को लिखिएगा। लिखा जाए इसके बारे में, ताप का प्रभाव हेडिंग देने के बाद लिखिएगा, जब पोटेशियम परमैंगनेट को, जब पोटेशियम परमैंगनेट को, जब पोटेशियम परमैंगनेट को, जब पोटेशियम परमैंगनेट को 513 केल्विन ताप पर, 513 केल्विन ताप पर, 513 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो, गर्म किया जाता है तो, गर्म किया जाता है तो यह पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ब्रैकेट में ये फॉर्मूला लिखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है पोटेशियम मैग्नेट, ब्रैकेट में ये फॉर्मूला, तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, में अपघटित हो जाता है, में अपघटित हो जाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। अब इस समीकरण को लिख लीजिएगा, इस समीकरण को लिखिए। अगला रासायनिक गुण में 2 नंबर है ऑक्सीकारक गुण। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट भी जो था वह भी ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता था, वह भी ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता था, लेकिन वह सिर्फ अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता था। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो था वह सिर्फ अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता था, लेकिन ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है यह अम्लीय माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी
और उदासीन माध्यम में, यानी कि तीनों माध्यमों में यह आक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि पोटेशियम, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। यह जो था अम्लीय माध्यम में, यह जो था अम्लीय माध्यम में यह आक्सीकारक जैसा काम करता था, आक्सीकारक, ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसके बारे में। तो यह जो है अम्लीय माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी और उदासीन माध्यम में भी, मतलब तीनों माध्यमों में यह आक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट तीनों माध्यमों में आक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो लिखा जाए इसके बारे में, लिखिएगा आक्सीकारक गुण हेडिंग देने के बाद लिखिएगा यह अम्लीय कमा दीजिएगा क्षारीय तथा उदासीन माध्यमों में प्रबल आक्सीकारक का कार्य करता है, प्रबल आक्सीकारक का कार्य करता है। देखिए अभी हम लोग ये बात लिखें कि यह जो है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है उदासीन माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी और अम्लीय माध्यम में भी आक्सीकारक जैसा व्यवहार करता है। तो अभी हम लोग उदासीन और दुर्बल क्षारीय, मतलब उदासीन और क्षारीय माध्यम के बारे में पढ़ते हैं ए नंबर में। उसके बाद बी नंबर दे करके हम लोग अम्लीय माध्यम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट, यह जो है उदासीन या क्षारीय, दुर्बल क्षारीय माध्यम में बोला जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया H2 के साथ, H2O के साथ, मतलब यह जो है H2O के साथ अभिक्रिया करेगा। तो H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह जो है पाइरोलुसाइड बनाता है। पाइरोलुसाइड या हम लोग कह सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है और नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह जो है पाइरोलुसाइड बनाता है। पाइरोलुसाइड मतलब ये बात कह सकते हैं MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में अकृत हो जाता है। अकृत हो जाता है क्योंकि यह आक्सीकारक के काम करता है। तो जो आक्सीकारक के काम करता है उसका खुद का अवकरण होता है, मतलब इसका अवकरण हो जाएगा क्या में, MnO2 में। तो यह खुद MnO2 में अकृत हो जाता है और नवजात ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। अकृत होकर के नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब देखिए अब यहाँ पे बच गया, पोटेशियम बच गया है और हाइड्रोजन बच गया है। तो पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पे KOH बनाएंगे, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि उदासीन माध्यम में या दुर्बल क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट जो है खुद MnO2 में अकृत हो जाता है तथा नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है। इस समीकरण को यदि हम लोग संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने के लिए H यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक ही H है। तो H को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा और जैसे ही वहाँ पे 2 से गुना किया गया तो पोटेशियम के संख्या 2 हो गया। तो पोटेशियम को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे जैसे ही 2 से गुना किया गया मैग्नीज 2 हो गया। तो मैग्नीज को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो मैग्नीज संतुलित हो गया, पोटेशियम भी संतुलित हो गया, साथ में हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। बाकी रह गया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को मिला लेते हैं। 4 दूनी 8 को ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 9 गो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 गो और 2 गो 6 गो और 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो है गो है तो एक में 3 से गुना कर देंगे, 3 गो हो जाएगा। ये संतुलित समीकरण हुआ। मतलब उदासीन माध्यम में या दुर्बल क्षारीय माध्यम में पोटेशियम मैग्नेट जो है
मैग्नीज डाइऑक्साइड में अवकृत हो जाता है और नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसके वजह से यह ऑक्सीकारक जैसा व्यवहार करता है। तो हेडिंग देने के बाद लिखिएगा इसके बारे में, हम बोल रहे हैं, उसके बाद इस समीकरण को लिखना है। तो लिखिए, यह उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में, यह उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में, यह उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में, यह उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में स्वयं MnO2 में, MnO2 यहाँ पे लिखा गया है, MnO2 में अवकृत हो जाता है, अवकृत हो जाता है, अवकृत हो जाता है तथा नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है, तथा नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है, तथा नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है, नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है। खड़ी पाई दीजिएगा और इस समीकरण को लिख लीजिएगा। देखिए अब जैसे में दिया गया है H2S का ऑक्सीकरण, मतलब H2S का ऑक्सीकरण कैसे कराता है ये पोटेशियम परमैंगनेट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समीकरण भी लिखेंगे। तो यह जो है ना पोटेशियम परमैंगनेट जो है क्षारीय, दुर्बल क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में H2S के साथ अभिक्रिया करता है और H2S का ऑक्सीकरण करा देता है और H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब H2S को सल्फर में परिवर्तित कर देता है इसका ऑक्सीकरण करा के। तो लिखिएगा इसके बारे में, उसके बाद हम लोग समीकरण लिखेंगे। लिखा जाए, लिखिए KMNO4 उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में, दुर्बल क्षारीय माध्यम में, दुर्बल क्षारीय माध्यम में H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। खड़ी पाई दीजिएगा और देखिएगा इधर समीकरण। तो देखिए बोला गया जैसा कि H2S को वह जो है सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना होगा कि यहाँ पे वो समीकरण लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है कि उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में। तो उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम वाला जो समीकरण आया था पोटेशियम परमैंगनेट का, संतुलित हम लोग अभी किए थे, उसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण ये था, KMNO4 था, यह दुर्बल क्षारीय या उदासीन माध्यम में तो H2O था। ये जब अभिक्रिया कराया गया, तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप मैग्नीज डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ था, साथ में KOH भी प्राप्त हुआ था और नवजात ऑक्सीजन भी प्रदान किया था। समीकरण को जब हम लोगों ने संतुलित किया था तो उसमें यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 2 आया था, यहाँ भी 2 आया था और यहाँ भी 2 आया था। ये था हम लोगों का उस समय का संतुलित समीकरण। तो जैसे कि बोला गया इसमें अब कि यह H2S को क्या करता है, सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो H2S के साथ अभिक्रिया करेगा इसका नवजात ऑक्सीजन, और नवजात ऑक्सीजन जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये जो है हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन मिल करके ये बना देगा H2O, ये बना देगा H2O और सल्फर जो है अकेले हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये नवजात ऑक्सीजन जो है इस H2S का ऑक्सीकरण करा दिया, सल्फर को अलग कर दिया। तो यहाँ पे ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई। अब हम लोग आगे
देखेंगे। अब देखिए, अब इस समीकरण को, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे हम लोग, लेकिन जोड़ने के पहले इसको संतुलित करना पड़ेगा और इसको संतुलित करके नवजात ऑक्सीजन को कटाना पड़ेगा। तो ये समीकरण जो है ऑलरेडी संतुलित है। ऑक्सीजन के संख्या 1 तो इधर भी 1, हाइड्रोजन के संख्या 2 तो इधर भी 2, सल्फर के संख्या 1 तो इधर भी 1। तो समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, संतुलित करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 3 गो और यहाँ पे 1 गो है, तो कट नहीं पाएगा। तो कटाने के लिए हम लोग नीचे वाले समीकरण में 3 से गुना करेंगे। तो नीचे वाला समीकरण ये गुना करेंगे इसमें 3 से, और 3 से जैसे ही गुना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन जो है इस नवजात ऑक्सीजन से कट जाएगा। इसके बाद हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे ये मिलेगा 2KMnO4 यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस H2O, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस H2O और प्लस हो जाएगा H2S। तो तीर चिन्ह के बाएं साइड में दोनों समीकरण H2S, यहाँ पे 3 गो H2S होगा, 3 गो H2S होगा, क्या कि 3 से गुना किए हैं तो 3 गो H2S है, तो H2S 3 गो H2S हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग तीर चिन्ह के बाएं साइड वाला दोनों समीकरण का सारा बात लिख दिए। ऊपर वाला जो कहते हैं क्योंकि गुणा नहीं किया गया था उसमें, और नीचे वाला में 3 से गुना करके यहाँ पे लिखा गया। इसके बाद एरो के निशान लगाएंगे और इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा जो कहते हैं 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस 3 से गुना करेंगे तो 3 गो H2O आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गो H2O प्लस 3 गो सल्फर, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 गो सल्फर, 3 से गुना हुआ है। तो अब देखेंगे कि इस साइड का कोई ऐसा यौगिक है जो कि उस साइड भी दिख रहा है, तो जल दिख रहा है, H2O दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे कि जिधर कम रहता है उसको ले जाते हैं अधिक वाला की तरफ। तो इधर H2O 1 गो, इधर H2O 3 गो, तो इसको लेके जाएंगे हम लोग उधर। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 2KMnO4 प्लस, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो हाई बच जाएगा 3 गो H2S, एरो के निशान लगाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा हाई जो कहते हैं हो जाएगा 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस 3 गो H2O है, हाई एगो H2O है प्लस में, ये जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो H2O की संख्या भैया हो जाएगा 2 गो प्लस है 3, सल्फर के लिए सल्फर रह जाएगा। अब ये बात पता करना है, साबित करना है कि क्या ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुआ, H2S का ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे भी सल्फर ही है, तो सल्फर यहाँ पे है मुक्त अवस्था में अकेले है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0, उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन पे +1 तो 2 है तो +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इस +2 को बनाना है 0, तो 0 बनाने के लिए रखना पड़ेगा -2, यानी कि यहाँ पे सल्फर के ऑक्सीकरण संख्या क्या है -2 है, तो ऑक्सीकरण संख्या सल्फर के -2 से हो जा रहा है कितना 0 हो जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, और ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कहलाता है ऑक्सीकरण, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। हम लोग ये बात के प्रूव भी कर दिए, साबित भी कर दिए, तो इसको लिखा जाए। अगला ख नंबर उदाहरण है Ki का ऑक्सीकरण, मतलब Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण कैसे कराएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ये बात हम लोग इसमें देखेंगे। तो लिख लिया जाए, लिखिएगा इसमें KMnO4 उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में, उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में, उदासीन या दुर्बल क्षारीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड
पोटेशियम आयोडाइड ब्रैकेट में ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, KI होता है इसका फॉर्मूला। पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट ब्रैकेट में है फॉर्मूला, पोटेशियम आयोडेट ब्रैकेट में ये फॉर्मूला KiO3 पोटेशियम आयोडेट में ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखा जाए अब समीकरण फिर से वाला समीकरण लिखना पड़ेगा एक बार, जो हम लोग अभी लिखे थे। समीकरण ये था कि पोटेशियम परमैंगनेट जो था KMnO4 जो था, क्षारीय दुर्बल क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में जब अभिक्रिया करता है तो ये पाइरोलुसाइट या मैग्नीज डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं बनाता है, और KOH भी बनाता है, और साथ में नवजात ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। और जब संतुलित किया गया था तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, और यहाँ पे भी 2 था। इस तरह से हम लोग संतुलित करके इसको लिखे थे। अब बोला गया कि जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्मूला होता है KI। पोटेशियम आयोडाइड इसके साथ जब ये नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो इसके साथ जब ये नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो इस तरह से अभिक्रिया होगी। ये जो है बोला गया कि यह जो है ना, ये क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट में ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब पोटेशियम आयोडेट के निर्माण करता है। तो ये जो है इसके साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडेट मतलब KiO3 के निर्माण करता है। संतुलित यदि करना चाहें हम लोग दूसरे समीकरण को, तो यहाँ पे KI तो एक गो है, ऑक्सीजन 3 गो आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 3 से गुना कर देंगे। समीकरण दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले नवजात ऑक्सीजन कटा के, तो नवजात ऑक्सीजन दोनों में बराबर दिख रहा है। आपकी बार गुना करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो ये नवजात ऑक्सीजन कट जाएंगे। कटने के बाद अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग उसी तरह से जोड़ेंगे जैसे पहले वाला समीकरण को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2KMnO4, ये 2KMnO4 प्लस H2O प्लस H2O प्लस ये KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड, एरो के निशान लगाएंगे और उधर वाला लिखेंगे, तो इधर हो जाएगा 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस KiO3। ये हो गया हम लोग का समीकरण। अब यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकाल लेंगे। तो आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे और आयोडीन यहाँ भी है, तो यहाँ भी, तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम के +1 तो आयोडीन के -1 हो जाएगा। यहाँ पे यदि बात की जाए तो पोटेशियम के +1 ऑक्सीजन के -2 × 3, तो कुल मिला के हो जाएगा प्लस में 1 गो और माइनस में 6 गो, कुल मिलाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 5 गो। और इस -5 को बनाना है 0 मतलब 0, तो 0 बनाने के लिए +5 चाहिए, यानी कि आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +5 हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण संख्या -1 से +5 हो गया, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, और ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कहलाता है ऑक्सीकरण। यानी कि इसका मतलब ये कि यहाँ पे और पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण हुआ है, और ऑक्सीकरण कराया है पोटेशियम परमैंगनेट जल के साथ में रह करके, यानी कि जल के साथ में रह करके मतलब उदासीन माध्यम में कह सकते हैं या दुर्बल क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट इसका ऑक्सीकरण कराया, मतलब दुर्बल क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट जो है ऑक्सीकारक का कार्य करता है। इसको लिखा जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।